हेलो बच्चों, आज हम 9th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका उन्वान है गालिब के खतूत। तो सबसे पहले हम मकतूब की तारीफ पढ़ते हैं। मकतूब मुरासला और खत मुर्तदाफ अल्फाज है। मकतूब मुरासला और खत मुर्तदाफ अल्फाज है। खत पैगाम रसानी का अहम और कदीम जरिया है। मकतूब निगार जो खत लिखते हैं उसको मकतूब निगार कहते हैं। दूर फासले पर बैठे एक शख्स को खत लिखकर अपने जज्बात और ख्यालात की तरसील करता है, यानी कि जो खत लिखने वाला होता है अपने जज्बात और ख्यालात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। तरसील करना यानी दूसरों की तरफ भेजना या पहुंचाना। खत से मकतूब इलह यानी जिसको खत लिखा जाता है, दोनों की शख्सियत से वाकिफियत हासिल होती है। मकतूब कई तरह के होते हैं, अदबी, जाती, सवानाई, तारीखी और तिजारती वगैरह। उर्दू में जदीद मकतूब निगारी का आगाज गालिब के खतूत से होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मकतूब निगारी का आगाज किससे होता है? गालिब के खतूत से, जदीद यानी कि नए दौर का। इन खतूत से हमें इस अहद की तारीखी और सियासी समाजी हालात से वाकिफियत होती है। बाज अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लुत्फ फन करार दिया है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद है जिनमें अला तख्लीकी यानी कि ऊंचे दर्जे के अदब की खसूसियात पाई जाती है। इन खतूत का मुताला और भी दिलचस्प हो जाता है। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। शख्सी इजहार जो मकतूब निगारी होती है वो क्या है? अपनी ज़ात, अपने ख़यालात को बयान करते हैं, उसको कहते हैं शख्सी इजहारी। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, यानी कि जो मकतूब निगार होता है, खत लिखने वाला, वो जिससे मुखातिब होता है, जिससे वो खत लिखता है, वो क्या आता है? कोई एक शख्स होता है। जबकि अदब की दूसरी असनाफ में यानी कि जो दूसरी किस्में हैं, एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदबियों ने इसे उम्दा खतूत के लिखे है कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का दर्जा हासिल हो चुका है। क्या है? ऐसे उम्दा खत लिखे जा चुके हैं। जो मकतूब निगारी है, जो खत लिखना है, उसको क्या है? एक अदबी यानी कि एक सिन्फ यानी कि एक किस्म का दर्जा हासिल हो चुका है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई भी हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर में कशिश हो तो खत हर पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प हो जाता है और ऐसे खतूत अदब पारे के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नसर की रिवायत में अब आपने जो ये नाम दे रखे हैं, जो जो खतूत निगारी के लिए जो मशहूर है, उनके नाम दे रखे हैं। मिर्जा गालिब, अल्लामा शिबली नोमानी, मेहंदी अफादी, चौधरी मोहम्मद अली रौदौलवी, सैयद सुलेमान नदवी, अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, सफिया अख्तर और किरातुल हैन हैदर वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। तो यहाँ पर हमने मकतूब के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमें मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ेंगे, उनका तारुफ पढ़ेंगे, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई है? 1797 में हुई है और वफात 1869 में उनकी वफात हुई है। तो जब आप इनका तारुफ लिखते हैं तो ये चीजें जरूर लिखे इस तरह से ही जैसे यहाँ पर लिखी है, आप लोग ने भी वैसे ही लिखना है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की विलादत आगरा में हुई। विलादत यानी पैदाइश कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। चचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के अलमी और अदबी माहौल में इनकी शायरी ज़ौक़ परवान चढ़ी, यानी कि इनकी शायरी का जो शौक है वो परवान चढ़ा। गालिब नज्म और नस्र दोनों में यकसा कुदरत रखते थे। जो बुलंद मर्तबा उन्हें शायरी में हासिल हुआ, वही रुतबा उन्हें नस्र में भी मिला। इनकी नस्र का उम्दा नमूना क्या है? इनके खतूत है। गालिब के खतूत के मजमूए औद हिंदी और उर्दू इमारत के नाम से शाये हुए हैं। उन्होंने खत को बातचीत की जुबान से करीब तर करके मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी कि मुरासला जो खत लिखने का जरिया है उसको बात जो खत लिखते हैं मुकालमा यानी बातचीत करने का जरिया बना दिया है। इनके खतूत को पढ़कर ऐसा लगता है गोया के दो लोग आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे हो। गालिब के उर्दू खतूत में इनकी अपनी जिंदगी और जमाने की दिलचस्प तफसीलात समेट आई है। खास तौर पर 1857 के आसपास का माहौल गालिब के खतूत में जिस तफसील के साथ बयान हुआ है, उसकी पेश नज़र ये खतूत एक तारीखी मवाद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने जो असलूब इख्तियार किया है, इसकी नकल किसी से भी मुमकिन ना हो सकी। जो गालिब ने जो खतूत लिखे हैं, क्या है, उसकी नकल आज तक कोई नहीं कर सका। वो बिल्कुल क्या थे? अनोखे थे, जो इस तरह के खत लिखते थे। इनके खतूत में वाक़या निगारी, मंज़र निगारी और जज़्बात निगारी के गैर मामूली मिसालें मौजूद हैं। इसी तरह
इसी के साथ साथ तंज व मजाक का अंसर यानी हंसी मजाक का अंसर यानी हिस्सा भी गालिब की नस्रों में एक खास हैसियत रखता है। तो यहाँ पर हमारा गालिब का तारुफ भी हो गया है, और आगे देखते हैं हम। आगे इन्होंने खत लिखा है, किसको लिखा है? मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम उन्होंने अपना खत लिखे है। ये कौन थे? वो उनके शागिर्द थे, मिर्जा गालिब के शागिर्द थे। तो हम इसको नहीं पढ़कर, मैंने इसका भी जो पूरा एक खुलासा बनाया है, आपके लिए एक समरी बनाई है दोनों जो खत है उसकी, तो हम वो पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम इसके अल्फाज के मानी पढ़ते। और देखो यहाँ पर एक हवेली मिर्जा गालिब, इस हवेली में 1860 से 1859 तक गालिब अपनी जिंदगी का जो आखिरी दिन है उन्होंने यहाँ पर गुजारा। आप यहाँ जाओगे तो उनकी बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, उनके लिखे हुए शेर, जो भी जिस तरह से वो रहते थे, उनका जो भी माहौल था वो यहाँ मिलेगा। पुरानी दिल्ली में है, आप अगर आप जाना चाहो तो यहाँ जा सकते हैं, बहुत दिलचस्प है ये। तो सबसे पहले हम इसके लफ्ज व मानी पढ़ेंगे। अतराफ तर्फ की जमा सिमत, अतराफ तर्फ की जमा और सिमत, जवानिब जानिब की जमा तर्फ सिमत, हर कारा डाकिया खत पहुंचाने वाला, बोखल कंजूसी, बेरंग वो माल या खत वगैरह जिसका मौसूल अदा न किया गया हो, बगैर टिकट के भेजा हुआ खत, बंदा परवर परवरिश करने वाला, एहतराम में बोला जाता है, शगल मशगला, जौक शौक, बेतकल्लुफ बेसाख्ता बनावट के बगैर, मुफरत बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, शराफत नफ्स नेक तबई तबीयत की शराफत, हुस्न तबा तबीयत की खूबसूरती अच्छी तबीयत, सुखन गुस्तरी शेर गोई सुखन आराई, नामवारी मारूफी मारूफ होना, रविश रास्ता, गागा कभी कभी किसी किसी वक्त, मुर्ग नगाहा वो मौत जो अचानक आ जाए, रोसिया बदकार गुनहगार, शफीक शफकत शफकत करने वाला, जिस्त जिंदगी। तो यहाँ पर हमारा इनके अल्फाज के मायने हो गए। फिर यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है। सबसे पहले तो है इनके सवालात के जवाबात है, फिर इनके दिए गए जुमलों के मफहूम निकालने हैं, जो छोटा छोटा ग्रामर पोर्शन दिया है ये सब हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका खुलासा पढ़ते हैं, सबक का खुलासा। पहला खत मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम। गालिब अपने शागिर्द तिफ्ता से प्यार भरा शिकवा करते हैं कि तुम इतने दिनों से रूठे क्यों हो और खत क्यों नहीं लिख रहे हो। गालिब कहते हैं कि इस अकेलेपन में वो सिर्फ दोस्तों के खतूत के सहारे जी रहे हैं। जब किसी का खत आता है तो उन्हें लगता है कि वो शख्स खुद इनसे मिलने आ गया है। वो तिफ्ता से कहते हैं कि खत जरूर लिखो, चाहे बगैर टिकट यानी कि बेरंग ही भेज दो। दूसरा खत तिफ्ता के नाम ही है। इस खत में गालिब शायरी के शौक को ऐश कहते हैं। वो 1857 के जंग आजादी के बाद दर्दनाक हालात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो अपनी गरीबी या तबाही का गम नहीं मना रहे, बल्कि असल दुख ये है कि इनके बहुत से प्यारे दोस्त शागिर्द और अजीज, चाहे वो अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी, इस हंगामा में मारे गए या खाक में मिल गए। उन्हें दुख है कि अब इनकी मौत पर रोने वाला कोई भी नहीं है। वो क्या कहना चाहते पूरे इसमें कि वो बहुत मतलब दुखी है, सारी मतलब जो भी अपनी जिंदगी काट रहे हैं वो अपने दोस्तों के खतूत के सहारे काट रहे हैं। फिर 1857 के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके सारे दोस्त अजीज इस हंगामे में मारे गए और उन्हें ये महसूस होता है अगर वो मर भी जाए तो उनके रोने के लिए कोई नहीं बचा है। तो अगला क्वेश्चन है सोचिए और बताइए यानी कि सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1 है, गालिब ने अपना हाल किस अंदाज में बयान किया? गालिब ने अपना हाल किस अंदाज में बयान किया? जवाब है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये है जवाब। गालिब ने अपना हाल बहुत बेतकल्लुफाना और दर्दमंद अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि 1857 की तबाही में इनके बहुत से दोस्त और शागिर्द मारे गए, जिसकी शदीद दुख में वो शेर और शायरी भूल चुके हैं। अब वो इस अकेलेपन में सिर्फ अपने दोस्तों के खतूत के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। क्या कहा है गालिब ने? अपना अंदाज किस तरह से बयान किया है? गालिब ने अपना हाल बहुत बेतकल्लुफाना और दर्दनाक अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं कि 1857 की तबाही में इनके बहुत से दोस्त और शागिर्द मारे गए, जिसके शदीद दुख में वो शेर और शायरी भूल चुके हैं। अब वो इस अकेलेपन में सिर्फ अपने दोस्तों के खतूत के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, खत में किन सहूलियतों को ऐश कहा गया है? खत में किन सहूलियतों को ऐश कहा गया है? जवाब है, खत में बताया गया है कि जिस शख्स को जिस
काम के मशगले का शौक हो, अगर वो इस काम को बिना किसी बनावट के करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दे तो इस सूरत हाल को ऐश कहा गया है। किस सहूलतों को ऐश कहा गया है? खत में बताया गया है कि जिस शख्स को जिस काम या मशगले का शौक हो, अगर वो इस काम को बिना किसी बनावट के करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दे तो इस सूरत हाल को ऐश कहा गया है। सवाल नंबर 3 है, खत में पहले जंग आजादी के बाद की सूरत हाल किस तरह पेश किया गया है? जवाब है, गालिब ने 1857 की जंग के बाद की सूरत हाल को बहुत अफसोसनाक अंदाज में पेश किया है। वो लिखते हैं कि इनके बहुत से शफीक, दोस्त, अजीज और शागिर्द इस तबाही में मारे गए हैं और दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। क्या है? गालिब ने 1857 की जंग के बाद की सूरत हाल को बहुत अफसोसनाक अंदाज में पेश किया है। वो लिखते हैं कि इनकी बहुत से शफीक, दोस्त, अजीज और शागिर्द इस तबाही में मारे गए और दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। सवाल नंबर 4 है, खत के अलावा खत के अलावा पैगाम रसानी के कौन कौन से जरिए, यानी खत के अलावा हम किस किस तरह से पैगाम भेज सकते हैं? जवाब है, खत के अलावा पैगाम रसानी के जदीद यानी कि नए जरिए में ईमेल, SMS, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। क्या क्या है? ईमेल, SMS, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। तो यहाँ हमारे सवाल के जवाब खत्म हो गए। इसके बाद आता है, पढ़िए, समझिए, लिखिए, यानी कि जुमलों के मफहूम बताइए। मफहूम यानी कि जो एक जुमला दिया होगा आपको, उसके आपको मानी बताना है। उसी तरह से जैसे नज़म और गजल में दो मिसरे दिए होते शेर के, उसको पढ़ के हमको उसकी तशरीह करनी होती है कि शायर क्या समझाना चाहते हैं हमको। इसी तरह यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है, आपको बताना है कि उस जुमले का क्या मानी है, क्या मतलब है, क्या मफहूम है। जुमला नंबर 1 है, मैं इस तन्हाई में सिर्फ खतूत के भरोसे जीता हूँ। क्या है जुमला? मैं इस तन्हाई में सिर्फ खतूत के भरोसे जीता हूँ। मफहूम है यानी कि उसका मानी है, गालिब कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं और इनकी खुशी का वाहिद जरिया दोस्तों के खतूत है जिन्हें पढ़कर इनको वक्त कटता है। गालिब कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं और इनकी खुशी का वाहिद जरिया दोस्तों के खतूत है जिन्हें पढ़कर इनका वक्त कटता है। जुमला नंबर 2 है, 10-10, 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। क्या है जुमला? 10-10, 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। मफहूम यानी कि उसका मानी है, गालिब के नजदीक खत का आना दोस्त के खुद आने के बराबर है, इसलिए खत ना आने का मतलब ये है कि दोस्त इनसे मिलने नहीं आए। गालिब मफहूम क्या है? गालिब के नजदीक खत का आना दोस्त के खुद आने के बराबर है, इसलिए खत ना आने का मतलब ये है कि दोस्त इनसे मिलने नहीं आया। जुमला नंबर 3 है, तुम्हारी तवज्जा मुफरत बेतरफ शेर व सुखन के तुम्हारी शराफत नफ्स और हुस्न तबीयत की दलील है। क्या है सवाल? तुम्हारी तवज्जा मुफरत बेतरफ शेर व सुखन के तुम्हारी और शराफत नफ्स और हुस्न तबीयत की दलील है। मफहूम है, तुम्हारी शायरी की तरफ तुम बहुत ज्यादा रुझान या शौक इस बात का सबूत है कि तुम एक पाकीज़ा इंसान हो और अच्छी व खूबसूरत तबीयत के मालिक हो। क्या है इसका जो मानी? तुम्हारा शायरी की तरफ बहुत ज्यादा रुझान या शौक इस बात का सबूत है कि तुम एक पाकीज़ा इंसान हो और एक अच्छी व खूबसूरत तबीयत के मालिक हो। जुमला नंबर 4 है, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। मफहूम यानी उसका मानी है, गाली वाजे करते हैं कि इनका दुख अपनी गरीबी या बदहाली या माल व दौलत के छिन जाने की वजह से नहीं है। गालिब क्या कह रहे हैं? गाली वाजे करते हैं कि इनका दुख इनकी अपनी गरीबी, बदहाली या माली व दौलत के छिन जाने की वजह से नहीं है। जुमला नंबर 5 है, ये तुम्हारी सुख्न गुस्तरी है, इसकी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवारी है। ये तुम्हारी सुख्न गुस्तरी है, इसकी शोहरत में मेरी भी नाम आवरी है। मफहूम यानी उसका जुमला मानी है, तुम तुम जो इतनी अच्छी शायरी करते हो चूंकि तुम मेरे शागिर्द हो। क्या है? तुम जो इतनी अच्छी शायरी करते हो चूंकि तुम मेरे शागिर्द हो, इसलिए तुम्हारी तारीफ और मशहूर होने से, उस्ताद होने के नाते मेरा नाम भी रोशन है। वो क्या करे? तुम मेरे शागिर्द हो, अगर तुम्हारा नाम रोशन होगा तो मेरा नाम भी रोशन होगा। अब सवाल पढ़ेंगे हम यहाँ पर। खत के शुरू में
ہم نے یہاں پر تو پورا مفہوم پڑھ لیا، اس کے سوالوں کا جواب پڑھ لیا. اس کے بعد یہ سوال ہے، خط کے شروع میں بندہ و پرور کہہ کر کیا ہے؟ خط کے شروع میں بندہ و پرور کہہ کر جس کے نام خط لکھا ہے اس سے مخاطب کیا گیا. بندہ و پرور کے معنی ہے پرورش کرنے والا. آپ پڑھ چکے ہیں کہ خط کے شروع میں جن الفاظ کو مکتوب الہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو خط لکھنے والے کو لکھا جاتا ہے، وہ القاب و ادب ہوتے ہیں. آپ اساتذہ اور بزرگوں کے مخاطب کرنے کے لیے 5 القاب معلوم کیجیے. تو ہم کو کس کے لیے انہوں نے لکھنے بولا ہے؟ اساتذہ اور بزرگوں سے مخاطب کرنے کے لیے. یعنی کہ جب ہم جس کو خط لکھتے ہیں، اپنے بزرگ ہو، اپنے اساتذہ ہو، تو شروعات میں ہم ان کے لیے جیسے محترم جناب علی، محترم اعلیٰ، جس طرح سے بھی ہم درخواست میں لکھتے ہیں، جو شروعات میں ہم ان کو عزت دینے کے لیے لکھتے ہیں، تو وہ ویسے ہم کو انہوں نے 5 الفاظ ڈھونڈ کر لکھنے کے لیے بولا ہے. اس کو کہتے ہیں القاب و ادب. وہ ہم کو لکھنے ہیں 5. تو وہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھے ہیں ہم نے. جواب ہے اساتذہ اور بزرگوں کے لیے 5 القاب. پہلا ہے محترم جناب محترم مکرمی. کیا ہے؟ محترم جناب محترمی و مکرمی. کس کو لیے لکھا جاتا ہے؟ عام طور پر اساتذہ یا معززین کے لیے. کس کے لیے لکھا جاتا ہے یہ؟ عام طور پر اساتذہ یا معززین کے لیے. نمبر 2 ہے استاد محترم اور جناب عالی. استاد محترم اور جناب عالی خاص طور پر اپنے اساتذہ کے لیے. یہ اچھی سے ہر چیز آپ یاد کریں، ایک ایک مارکس کے لیے آپ کو ایگزام میں آ سکتا ہے. یہ استاد محترم جناب عالی خاص طور پر اساتذہ کے لیے. قبلہ و کعبہ کیا ہے؟ نمبر 3 قبلہ و کعبہ والد صاحب یا بہت بزرگ ہستی کے لیے. قبلہ و کعبہ کس کے لیے لکھا جاتا ہے؟ والد صاحب یا بہت بزرگ ہستی کے لیے. مقدمی و محترمی مقدمی و محترمی کسی بزرگ یا رہنما کے لیے. نمبر 5 ہے جناب والا. نمبر کیا 5 ہے؟ جناب والا بزرگوں کو اور معزز افراد کو مخاطب کرنے کے لیے. کس کے لیے لکھا جاتا ہے؟ بزرگوں اور معزز افراد کو مخاطب کرنے کے لیے جناب والا لکھا جاتا ہے. اب ہم آگے اور سوال پڑھتے ہیں اس کے. پہلے خط میں لفظ ہرکارا آیا ہے. کیا ہے؟ پہلے خط میں لفظ ہرکارا آیا ہے جس کے معنی ہے خط پہنچانے والا یا ڈاکیا. اسی لفظ کے دوسرے متبادل ہے، یعنی کہ مرتضی الفاظ قاصد اور نامہ بر یا پیامی وغیرہ. لاغت کی مدد سے 5 الفاظ اور ان کے متبادلات تلاش کر کے لکھے اور ہر لفظ کے 2 یا 2 سے زیادہ متبادل ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم کو جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے ہرکارا کا مطلب ڈاکیا، اس کا اور ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں قاصد، نامہ بر اور پیامی. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے سب کے، جو ڈاکیے کے لیے بولا جاتا ہے، اور لیکن اس کو بولا اور پڑھا الگ جاتا ہے. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ مرتضاف الفاظ ہے. تو اس طرح ہم کو انہوں نے بولا ہے کہ کوئی بھی آپ 5 الفاظ لے اور اس کے 2 یا 2 سے زائد معنی لکھے. آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتے ہیں مرتضاف الفاظ وہ لکھ سکتے ہیں. تو ہم نے لکھا ہے نمبر 1 پر ہے انسان. انسان کے معنی ہے بشر اور آدمی. یہ کیا ہے؟ ان تینوں کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی جیسے ان تینوں کے معنی ہے. کیا ہے؟ انسان، بشر، آدمی. نمبر 2 پہ ہے درخت، شجر، پیڑ. درخت، شجر، پیڑ. چاند، اس کے معنی ہے قمر، مہتاب. چاند، قمر، مہتاب. سورج، خورشید، آفتاب. سورج، خورشید، آفتاب. باغ، گلشن، گلزار، چمن. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہوتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ان 5 میں سے آپ کو جو بھی مرتضاف الفاظ یاد ہے، جس کے 1 سے زائد معنی آپ کو یاد ہے، آپ وہ لکھیں. اور آگے ہم پڑھتے ہیں. درد دل فکروں پر غور کیجیے. پس اے میرے پیارے نوجوانوں ہم وطن. کیا ہے؟ سوال کو اچھے سے سمجھے. پس اے میرے پیاروں نوجوانوں اور ہم وطنوں. یہ جو سائن لگا ہوا ہے اس طرح سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نادیہ. نادیہ کہتے ہیں اس کو. اس لیے آپ اس کو بھی یاد کریں. میں 1-2 دن میں آپ کے لیے گرامر پورشن ڈالوں گی پورا، جو آپ کو ایگزام میں ابھی اس لیے بس میں CBSE نے نکالا ہے. 1-2 دن میں وہ آپ کو میں ڈالوں گی. وہاں سے آپ سارا گرامر دیکھیں. قواعد. اے میری قوم کے بچوں، پھر یہاں پر سائن لگا ہوا ہے نادیہ کا. جب ہم لفظوں کی جمع بتاتے ہیں تو آخر میں نون گنا لگاتے ہیں. کیا ہے؟ جب ہم لفظوں کی جمع بتاتے ہیں تو آخر میں نون گنا لگاتے ہیں. مثال کے طور پر بھائی سے بھائیوں. بھائی کیا ہو گیا؟ واحد. اور بھائیوں جمع ہو گیا. لیکن جب خطابات کیا جائے تو نون گنا نہیں لگایا جاتا. جیسے ہم کو خطابات یعنی کہ خطابیہ جملہ بناتے ہیں پورا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نون گنا نہیں لگا کے ہم کیسے لکھتے ہیں؟ بچوں، ہم نادیہ کا سائن لگا دیتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں، ساتھیوں، دوستوں. تو کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ
5 अल्फाज और इनकी जमा मालूम करके लिखें। हमको जो ये दिए हुए हैं, हमको इनका वाहिद और जमा दोनों लिखने हैं और उन अल्फाज का खिताबिया जुमले में इस्तेमाल करना है। यानी कि जो खिताबिया जुमला होता है, जैसे अभी बच्चों है, ठीक है, और इसको अब मैं जुमलों में लिखूंगी, तो मैं इसको लिखूंगी बच्चों और नादिया का साइन लगाऊंगी और इसके आगे आपको जुमला बनाना है। तो उसी तरह से ये जमा हो गया, लेकिन जब हम खिताबिया जुमला बनाएंगे तो इसको हमको इस तरह से लिखना है, बच्चों लिख के नादिया का साइन लगाना होगा। तो अभी हम देखते हैं, हमने लिखा है इसमें लफ्ज। सबसे पहले लफ्ज बच्चा। लफ्ज क्या है? बच्चा। बच्चा की जमा क्या होगा? बच्चों। लफ्ज बच्चा यानी वाहिद और जमा उसका होगा बच्चों। जुमला, खिताबिया जुमला क्या है? बच्चों। फिर हमने नादिया का साइन लगाया, हमेशा सच बोला करो। देखो बच्चा है, बच्चों की जमा बच्चों, और खिताबिया जुमला क्या हो गया? बच्चों, हमेशा सच बोलो। हमने यहाँ पर नादिया का साइन लगा दी। उसी तरह सेकंड लफ्ज है दोस्त। दोस्त की जमा दोस्तों। लफ्ज है दोस्त वाहिद, उसका जमा होगा दोस्तों। खिताबिया जुमला हो गया दोस्तों, फिर हमें नादिया का साइन लगाया, मेरी बात गौर से सुनो। दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो, ये क्या हो गया? खिताबिया जुमला हो गया। नंबर 3 है लफ्ज भाई। भाई की जमा भाइयों। आपने इस तरह से पूरा दिखाना है उनको लिखकर और समझाना है, फिर उसका जुमला बनाना है, क्योंकि हमको इसी तरह से सवाल दिया गया है कि पहले इनके मानी बताओ, मतलब सॉरी, इसकी जमा बताओ और फिर खिताबिया जुमला बनाना है। लफ्ज है भाई, जमा है भाइयों। खिताबिया जुमला हो गया भाइयों, आपस में इत्तेफाक रखो। जुमला क्या है? किताबिया जुमला भाइयों, फिर हमने नादिया का साइन लगाया, आपस में इत्तेफाक रखो। नंबर 5 है लफ्ज। नंबर 5 लफ्ज क्या है? साथी, उसका जमा हो गया साथियों। साथी का साथियों। खिताबिया जुमला होगा साथियों, फिर हमने यहाँ नुनगुना नहीं लगा के क्या लगा? नादिया का साइन लगा, आगे बढ़ते रहो। नंबर 5 पे लफ्ज बुजुर्ग, उसका जमा है बुजुर्गो। और खिताबिया जुमला क्या हो गया? बुजुर्ग। फिर बुजुर्गों ही पढ़ोगे इसको, लेकिन यहाँ साइन लग गया, हमें अपनी दुआओं में याद रखो। तो यहाँ पर आपको समझ गया होगा अच्छे से। और देखो, आपको जब भी कोई चीज में नहीं समझ आती, आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद फिर एक सवाल है, वो पढ़ते हैं हम। दर्ज है अल्फाज के लिए एक लफ्ज लिखें। जैसे हम हिंदी में होता है ना कि पूरा एक क्वेश्चन दिया होता है और उसको हमको एक लफ्ज उसके लिए एक बनाना होता है। तो जैसे सहपाठी, यानी कि जो दोस्तों जो हम आपस में पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? सहपाठी, यानी कि पढ़ने वाले। उसी तरह से यहाँ पर हमको एक वर्ड दिखा, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? जिससे खत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? खत लिखना क्या होता है और खत ले जाने वाला कौन होता है? तो ये हमको दिया हुआ है और हमको उसके जवाब लिखने हैं। तो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले है खत लिखने वाला। खत लिखने वाला कौन होता है? मकतूब निगार। अच्छे से याद रखें आप, खत लिखने वाला मकतूब निगार। कंफ्यूज मत हो, मकतूब मकतूब बहुत दफा आ चुका है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। खत लिखने वाला मकतूब निगार। जिसे खत लिखा जाए मकतूब इलह। जिसे खत लिखा जाए मकतूब इलह। खत लिखना यानी मकतूब निगारी। खत लिखना मकतूब निगारी। खत ले जाने वाला, उसको क्या कहते हैं? हरकारा, नामाबर और कासिद। हरकारा, नामाबर और कासिद, ये तीनों में से कोई भी होगा, यानी कि डाकिया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? डाकिया। तो हम एक बार वापस पढ़ती हूँ। खत लिखने वाला मकतूब निगार। जिससे खत लिखा जाए मकतूब इलह। खत लिखना मकतूब निगारी। खत ले जाने वाला हरकारा, नामाबर, कासिद। और लास्ट में यहाँ पर हमारा जो भी है ना, सारा सवालात की जो एक्सरसाइज होगी पूरी हो गई। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद लिखने होंगे। इसमें बस पूछा गया है कि अगर हम गालिब की जगह होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, उनकी परेशानियों का सामना करते हैं और अपने दोस्तों की जो भी जुदाई है उसकी कशमकश आपको बतानी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेट की सहूलियत पर मकतूब निगारी से मुराद जो भी क्या क्या चीजें हैं। हम आजकल क्या है कि खत वगैरह नहीं लिखने के अलावा हम क्या करते हैं? एसएमएस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, वो है। और अहद गालिब सियासी जो गालिब ने हमको बताया है वो क्या है? एक सच्ची कहानी जो 1857 के बारे में उन्होंने हमको जिक्र किया है खत में, वो सब यहाँ पर दिया हुआ, उसी को आपको अपने अल्फाजों में लिखना है। और यहाँ पर वही है कि गालिब की जगह आप होते तो क्या करते, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है। और यहाँ पर जो दिया है, मिर्जा गालिब के अलावा सर सैयद अहमद, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सूफिया अख्तर वगैरह के दूसरे अदबों की अहमियत क्या है? वो लाइब्रेरी में जाना है और उनसे मुताला करना है, यानी कि लाइब्रेरी जाके पढ़ना है। और फिर लास्ट है कि अपने दोस्त के नाम खत लिखना है सालाना जलसा के लिए। तो इसी तरह से सारे सवालत है, इसको आप खुद अपने प्रैक्टिस करें। बाकी जो भी एक्सरसाइज थी, हमने जो मेन एक्सरसाइज जो एग्जाम में आ सकता है वो हमने करा है। और लास्ट मैंने आपके लिए एक खुद लिखा है। ये हो सकता है आपको ना आए, लेकिन आपकी तरह सेम जो सबक है वो 12th क्लास में भी है, लेकिन गालिब की खुतूत निगारी
تو ان کے لیے بھی ہے، جیسے آپ کے تفتہ کے نام انہوں نے خط لکھا ہے تو سیم کوشچن اس میں بھی، لیکن اس میں 2 خط اور ہے ایکسٹرا. تو 11th 12th میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے 5 مارکس کے لیے، اور بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے مرزا غالب کی خطوط نگاری کے بارے میں لکھنے کے لیے ہمیشہ آیا ہے 5 مارکس کے لیے. تو اس لیے میں نے آپ کے لیے بھی الگ سے ڈالا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی آئے. اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس میں سے یاد کریں. اگر آپ کے ٹیچرس آپ کو کہتے ہیں کہ کل کی خطوط نگاری کے بارے میں بھی ایگزام میں آ سکتا ہے تو آپ یہ ضرور لکھیں. تو ہم پڑھتے ہیں اس کو. اردو نثر میں خطوط نگاری کی روایت میں غالب کا مقام انتہائی اہم اور منفرد یعنی کہ انوکھا ہے. ان کے خطوط کے 2 مشہور مجموعے عود ہندی اور اردو مالی ہیں. غالب کے خطوط کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کی فطری اور بے تکلف بات چیت کا انداز ہے. انہوں نے اپنے خطوط کے بارے میں خود لکھا ہے: میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مرسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ خط لکھنے کے ذریعے کو بات چیت کا ذریعہ بنا دیا ہے. 1000 کوس سے بے زبان قلم باتیں کیا کرو، مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جو 1000 کوس سے بہت سے لوگ دور دور بیٹھے ہوتے تو کیا ہے، قلم سے لکھو اور ان سے باتیں کرو. وہ ہجر و وصال کے مزے لیا کرو. غالب کے مزاج کی سوکھی اور ظرافت بھی ان کے خطوط کی ایک اہم خصوصیات ہے جس نے مکتوب نگاری کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے. غالب کی خطوطی شخصی اظہار اور اپنے منفرد اسلوب کے ساتھ ساتھ ان کے دور سے جیتی جاگتی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. خاص طور پر سن 1857 کے آس پاس کا ماحول، دلی کی تباہی اور ان کے دور حالات میں ان کے خطوط کا اہم حصہ ہے. اردو مکتوب نگاری کی روایت میں غالب اپنے اچھوتے اسلوب، بیان، انداز تحریر اور شوقی اظہار کے سبب ہمیشہ منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو یہ 12th کلاس کے لیے بار بار آ چکا ہے، بہت بار آیا ہوا ہے. یہ کم سے کم 4 بار ریپیٹ ہو چکا ہے مرزا غالب کے خطوط نگاری. تو اس لیے میں نے آپ لوگ کے لیے بھی لکھی، کیونکہ پہلے یہ سبق صرف 12th کلاس کے لیے تھا، لیکن ابھی 9th میں بھی آیا ہے کیونکہ نئی کتاب چھپی ہے. تو آپ لوگ یہ اپنی کتاب کاپی میں نہ لکھیں، لیکن ہاں اگر آپ کو آتا ہے، آپ کے ٹیچرس کہتے ہیں کہ یہ آئے گا تو آپ اس کو ضرور لکھیں. آپ کو اچھے 5 نمبر مل جائیں گے. اگر اس کی شروعات میں آپ نے غالب کی پیدائش کون سے سن میں ہوئی اور کہاں ہوئی یہ بھی لکھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے. اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے. میں نے اس میں سب کچھ ساری چیزیں ڈالی ہے، اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آتی ہے تو ضرور کمنٹ کریں. تھینک یو.